दरबार में वही पुराना आलम था, उस तरह की गंभीरता जो हमेशा हंसी के पीछे छिपी रहती थी। सुबह की धूप महल की दीवारों पर छिटक रही थी, पर आज हवा में कुछ हलचल थी। ऐसा लगा जैसे कोई तैरता फूल, कोई अटपटी सी खबर महल तक उछल कर आ रही हो। अकबर बैठा था अपनी आलसी लेकिन गंभीर मुद्रा में। आंखों में चश्मा नहीं था, पर चेहरा वैसे ही चमक रहा था जैसे किसी ने उसके सामने नया सा सवाल रखा हो। बीरबल उसके दाहिने बगल में खड़ा था, हल्का मुस्कुराता पर चौकन्ना। वह हमेशा की तरह तैयार था, दिमाग में नई नई चालें, जीभ पर कभी कभी झलकता व्यंग्य, और मन में एक गहरा असहमतिसा पर भरपूर सम्मान। आज दरबार की मेज पर एक अजीबोगरीब प्रस्ताव आया था। किसी मंत्री ने बताया कि बाजार में एक जना आया, जिसने आश्चर्यजनक ढंग से कहा कि उसने आसमान में डाक पहुंचाई है। अकबर ने खिलखिलाकर पूछा, क्या आसमान में डाक? डाकघर अब कहाँ जा पहुंचा है? सब दरबारी हंस पड़े, पर अकबर की आंखों में शरारत झलक उठी। ठीक है, उसने कहा, अगर किसी ने सचमुच आसमान को डाक दी है तो मुझे वह दिखाओ। सब दरबारी हक्का बक्का रहे। सवाल बड़ा था, पर खेल भी मजेदार। फिर अकबर ने अचानक बीरबल की ओर देखा और बोला, बीरबल, तुम्हें तो हम पर विश्वास है ना? जाओ, इस चुनौती को स्वीकार करो, हमारे सामने आसमान को डाक करके दिखाओ। दरबार में एक ठहरा सा सन्नाटा छा गया। बीरबल के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, वह मुस्कान जो बताती थी कि कोई खेल शुरू होने ही वाला है। जहां पनाह, उसने कहा, आदेश आपका, पर मैं यह पूछूंगा कि आसमान को डाक कर दिखाना आपके कहने का मतलब क्या है? दृश्य रूप से यह दिखाना कि कोई पत्र आसमान पहुंचा, या कुछ और? अकबर ने अपनी उंगली हिलाई। बीरबल, ज्यों का त्यों कर दो, दिखाओ कि डाक आसमान तक पहुंची। किसी तरह हमारी प्रजा को भी इस चमत्कार का भरोसा हो जाए। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आज शाम तक यह कर दूंगा। उसने यह कहा तो दरबार की महफिल में हल्की सी हलचल हुई। कुछ ने उसकी बुद्धि पर भरोसा जताया, कुछ ने सोचा यह बस तमाशा होगा। पर बीरबल का विश्वास अटला था। उसने अकबर से एक शर्त मांगी, जहां पनाह, जब मैं यह कर लूंगा तो आप बिना किसी शक के इसे स्वीकारेंगे? अकबर ने हंसकर कहा, बेशक। अगर तुमने यह कर दिखाया तो मैं तुम्हें 1 साल की ऊनी कमीज और 1 साल की मुफ्त दाल दूंगा। सबने तालियां बजाईं। बीरबल के चेहरे पर अब शरारत की झलक थी। उसने कहा, ठीक है, शाम तक तैयार रहिए। जब दरबार खत्म हुआ, बीरबल सीधे अपने कमरे में गया और काम पर जुट गया। उसकी योजनाएं एकदम अलग थीं। वह किसी जादूगर या टोपी वाले की तरह आसमान में तैरते हुए पार्सल नहीं भेजने वाला था। वह इस चुनौती को समझदारी और हल्के से व्यंग्य के साथ पूरा करने का इरादा रखता था, ताकि जो उसे देख रहे हैं वे भी हंसें और सोचें। उसने सबसे पहले शहर के डाकखाने का दौरा किया। डाकखाने का प्रमुख, एक सख्त परंतु ईमानदार साहब, बीरबल को देखकर हैरान हुआ। आप यहाँ क्यों आए, बीरबल? दरबार के किस आदेश से? उसने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, किसी खास डाक का प्रबंध करना है, आसमान के लिए। डाकखाने वाले ने अपनी दाढ़ी खींची और बोला, हम तो केवल जमीन पर डाक पहुंचाते हैं। आसमान? वह तो बादल और चिड़ियों का काम है। बीरबल ने निश्चय से कहा, ठीक है, पर आज मैं देखना चाहता हूं कि डाक कितना रचनात्मक हो सकता है। फिर उसने डाकखाना के कर्मचारियों से कुछ कसौटी और कागज मंगवाए। उसने कहा कि कर्नाटक की ऊंची चट्टानों से आए पत्ते चाहिए, पुराने रंगीन कपड़े चाहिए, और कुछ तारबेलन वाली चीजें। सब कुछ उधार में लिया गया, क्योंकि बीरबल का खाता तो दरबार का था। शाम ढलने को आई तो बीरबल ने अपनी एक योजना कार्यान्वित की। उसने महल के पास एक बड़ी सी छत बनाई, उस पर कुछ रस्सियां बांधकर रंग-बिरंगे पतंग उड़ाने वालों को बुलाया। पतंगबाजों में कुछ बच्चे और कुछ जवान थे, जिनके पास पतंग उड़ाने का बड़ा अनुभव था।
बीरबल ने उन बच्चों से कहा कि वे सबसे ऊंची पतंग उड़ाए और पतंगों की पूंछों में वह सब कुछ बांधे जो उसने डाकखाने से लिया था। रंगीन कपड़े, कागज के पैकेट और एक एक पत्र जिसमें दरबार का मुहर और कुछ शरारती शब्द थे। आदरणीय आसमान, ऐसे ही कुछ। बच्चों ने उत्साह से काम किया क्योंकि उन्हें भी कमाई की उम्मीद थी और साथ में राजा का मनोरंजन भी करना था। पतंगे ऊंची उठीं और आसमान में रंग बिरंगी छवियां फैल गईं। लोग इधर-उधर देख रहे थे। महिलाएं छतों पर धूप में झुककर पतंगों को टटोल रही थीं और बच्चे चीख-चीख कर पतंगों के धागे पकड़ रहे थे। बीरबल ने सावधानी से वह कागज और प्रॉपर डाक पैकेट पतंगों की पूंछों में बांधे। जैसे जैसे पतंगे ऊंची उड़ती गईं, शहर में रमझम सी खुशी फैल गई। पर बीरबल जानता था कि सिर्फ पतंग उड़ाना ही काम नहीं है, उसे यह दिखाना था कि डाक आसमान तक पहुंची। उसने गांव के पुरानी बूढ़ी और बुद्धिमान किस्म की औरत को बुलाया, जो आसमान और मौसम की बातों को अच्छी तरह समझती थी। लोग उसे बूढ़ी बादल पहचानने वाली कहते थे। बीरबल ने उसे कहा, तुम्हें पता है कि बादल किससे बात करते हैं? वह औरत ठहाका मारकर हंसी और बोली, बीरबल बेटा, बादल तो हमेशा अपने बीच में बातें करते हैं, कभी बरसात का वादा, कभी साया दे जाता है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, आज हमें आसमान से एक जवाब चाहिए। बूढ़ी ने आंखें कड़काकर कहा, मैं देखती हूँ। पर आसमान से जवाब पाना आसान नहीं, उसे सुनना पड़ता है। तुम क्या भेज रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, एक पत्र। बूढ़ी ने झट से कहा, अगर तुम आसमान को पत्र भेजना चाहते हो तो उसे ऐसे भेजो कि वह समझ सके कि यह सम्मान का पत्र है। उसे रस, आवाज और संकेत चाहिए। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि बूढ़ी का सुझाव व्यावहारिक अर्थ रखता है। उसे हवा के माध्यम से संदेश पहुंचाना होगा, पर इस तरह की आसमान के प्रतिनिधि बादल या पक्षी जवाब दें। वह जानता था कि आम लोगों को चकित करने के लिए जरा नाटकीय होना जरूरी है, पर बुद्धिमत्ता के साथ। बीरबल ने तुरंत अपने कुछ कलाकारों और संगीतकारों को बुलाया। उसने आदेश दिए कि वे पतंगों पर छोटे बड़े मृदंग, बांसुरी, घंटियां और छोटे छोटे सीटी बांध दें, ताकि हवा में उड़ती हुई पतंगें जब बादलों के करीब जाएं तो ध्वनि पैदा करें और ऐसा लगे जैसे आसमान ने संगीत सुना। उसने उन पतंगों के साथ कुछ गुब्बारे भी बांधे जिनमें हल्की सी खुशबू भरी थी, गुलाब और चंदन की, ताकि अगर बादल पास आए तो उनका व्यवहार बदले और वे उन खुशबुओं पर प्रतिक्रिया दें। बीरबल ने साथ ही एक छोटा संदेश भी पतंगों पर छोड़ दिया। प्रणाम आसमान, यह पत्र दरबार के मुहर और बीरबल के विनोद से लिखा हुआ। उसने डाकखाने के प्रमुख से कहा कि यह डाक असली डाक की तरह मुहरबंद होना चाहिए और लोगों को यह दिखाना चाहिए कि यह महल से भेजा गया था। आखिरकार शाम का समय आया और पूरा शहर छतों पर जम गया। अकबर भी आए और दरबार के कुछ लोग छत पर खड़े थे, सबके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी सी इत्मीनान। बीरबल ने चुपचाप एक पतंग को चुना और उसने उसे फिर से मुहरबंद पत्र बांधकर सबसे ऊंची पतंग के तार में टाका। उसने छोटे बड़े संगीत वाद्यों की आवाजों के बीच आदेश दिया। पतंगबाजों ने पतंगे तान दी और पतंगे धीरे धीरे उतनी ऊंचाई पर पहुंची कि आम आंखों से वे बादलों के स्तर के नजदीक दिखाई देने लगीं। हवा ने बतिया कर ली, पतंगों की पूंछें झंझनाई, मृदंग की थापें हवा में पल्लवित हुईं, बांसुरी की सरगम ने कुछ मीठा सा तार बांधा और लोगों की आंखों में चमक आ गई। कोई बोला, देखो, जैसे किसी ने आसमान को बधाई भेज दी हो। किसी ने कहा, यह सब बहुत ही नाटकीय है। बीरबल ने इस मौके पर एक और चाल चली। उसने महल के कुछ जवानों से कहा कि वे आसमान की तरफ छोटे छोटे रोशनी वाले प्रतिबिंब फेंके। नहीं, वह जादू न था, बल्कि वे छोटे छोटे आईने और परावर्तक उपकरण थे जो सूरज की रोशनी को परावर्तित कर बादलों की ओर फैलाते थे। जब सूरज की किरणें इन पर पड़ती
तो मानो आसमान ने उत्तर दिया हो। बादल चमक उठे और आसमान में हल्का सा उछाल आया। लोगों ने देखा और चमत्कार मान लिया। पर बीरबल को पता था कि यह सब दिखावा है, पर वह चाहता था कि लोगों का भरोसा जगा रहे। तभी बूढ़ी बादल पहचानने वाली ने अपनी चिरपरिचित आवाज में कहा, देखो, बादल खुश हुए हैं। और सबने ठहाका लगाया। ठहाका इस बात पर कि कैसे साधारण चीजें किसी के लिए चमत्कार बन सकती हैं। बीरबल के होठों पर भी एक हल्की हंसी आई, पर उसकी आंखों में कुछ गहरा था। यह सब दृश्य मात्र था, पर संदेश असरदार होना चाहिए था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो अब तो आसमान से कोई जवाब आएगा? बीरबल ने धीरे से कहा, जिस तरह तुम उम्मीद करते हो वैसा नहीं, पर यदि हमारा उद्देश्य विश्वास जगाना है तो आवाज, खुशबू और संकेत तीनों ने मिलकर आसमान तक हमारा डाक पहुंचाया है। अकबर थोड़े गंभीर होकर बोले, पर क्या वे सचमुच समझेंगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, समझना और प्रतिक्रिया देना अलग बातें हैं। आज हमने दिखा दिया कि पृथ्वी से भेजी चीजें आसमान तक पहुंच सकती हैं, नजदीक तक। अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, ठीक है, पर मुझे असल में एक ठोस जवाब चाहिए, कुछ ऐसा जिससे मैं कह सकूं कि आसमान ने तुम्हारे पत्र को स्वीकार किया। बीरबल ने फिर अपनी गहरी चाल चली। उसने कहा कि वे सुबह तक प्रतीक्षा करें। सुबह जब सूरज की पहली किरणें होंगी, तब वह एक विशेष प्रदर्शन करेगा। अकबर ने हुक्म दिया कि पूरा शहर तब भी मौजूद रहे। बीरबल ने यह वादा किया तो सबने मान लिया। रात गहरी हुई। महल के दरबारियों में से कई सोने चले गए, पर बीरबल जागते रहे, अपनी योजना को और परिपक्व करते हुए। उसने एक छोटी सी नाव ली। नहीं, यह नाव किसी नदी के लिए नहीं थी, बल्कि वह एक तरह की आसमानडाक नाव थी, जिसे वह बादलों के संपर्क में लाने का धांधलीपूर्ण प्रयास करेगा। बीरबल ने अपने कुछ विश्वस्त सहयोगताओं के साथ मिलकर कागजों के छोटे छोटे पकेटों में मिठाई, फूल और कुछ छोटे छोटे संदेश रखवाए। संदेशों में लिखा था, आसमान से अनुरोध है, कृपा करके हमारे संदेश का उत्तर दें। यह दिखावा मात्र था, पर लोगों के मन में आस्था भरने के लिए पर्याप्त था। उसने इन छोटे छोटे पकेटों को चिड़ियों के घोंसले के पास भी रखा, ताकि चिड़िया उन्हें उड़ाकर ले जाए, पर असल में यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था। सुबह की पहली रोशनी के साथ बीरबल ने एक बड़ी तैयारी की। उसने महल के ऊंचे बुर्ज पर एक बड़ी घंटी बांधी और उसी घंटी के पास पतंगों की वे सारी पूंछें, आईने और खुशबू वाले छोटे पकेट लगाए। जनता सुबह से इकट्ठा हो गई थी और अकबर भी अपनी सवारी पर दरबारियों के साथ पहुंचे। हर कोई इंतजार कर रहा था, कुछ उत्सुक, कुछ शक में, पर दिल में एक अनदेखा उम्मीद भी लेकर। बीरबल ने घड़ी दिखाए और कहा, अब देखते हैं कि आज आसमान क्या उत्तर देता है। उसने संकेत किया और महल के मुनीम ने एक रस्सी खींची, घंटी बजी, पतंगों ने झंझनाहट की और उसके साथ ही कुछ चिड़िया उठीं और चक्कर काटने लगीं। फिर अचानक हवा ने कुछ बदल दिया, जैसे किसी ने दृश्यदलाली की रस्सी खींच दी हो। कुछ बादल निकले और उन पर नजर पड़ते ही लोगों ने देखा कि बादलों का रंग हल्का सा बदला। वे घुले मिले से दिखे और उन पर उन खुशबुओं का असर दिखने लगा। कुछ चिड़िया जो उन पकेटों की तरफ आकर्षित हो रही थीं, पकेटों को उठाकर उड़ गईं और दूर दूर तक चली गईं, और एक चिड़िया एक नन्हा सा पकेट लेकर आई, उसे महल की खिड़की पर गिराकर चली गई। उस पकेट में एक छोटा सा संदेश था, प्रणाम पृथ्वी, तुम्हारा संदेश मिला। यह संदेश बीरबल ने खुद लिखा था और चिड़ियों के पथ पर रखने के लिए ठग कर रखा था, पर जनता ने इसे आसमान की ओर से जवाब मान लिया। सभी में खुशी और अचरज का मिश्रित भाव फैल गया। कुछ लोग रो पड़े, कुछ ने झट से दुआ की और अकबर ने चमकते हुए बीरबल की तरफ देखा। दरबार ने ट्विस्ट नहीं मांगा, पर बीरबल ने सबको एक नई सीख दी। उसने कहा, जहां पनाह, आज हमने दिखाया कि संदेश पहुंचाने के कई मार्ग हो सकते हैं।
असल में आसमान किसी भी ठोस डाकपात्र की तरह पत्रों को रखें या पढ़े नहीं सकता, पर यदि हम अपनी रचनात्मकता और एकता से काम लें तो वातावरण, पशु पक्षी और प्रकृति भी हमारे संदेश का हिस्सा बन सकती हैं। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, पर क्या यह सत्यनिष्ठा के बराबर है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्यनिष्ठा वही है जो हम स्वीकार करें, पर आज का उद्देश्य था लोगों का मन जगाकर यह दिखाना कि कुछ असंभव नहीं। मैंने उस डाक को नहीं भेजा जो असल में बादल खोल कर पढ़े, पर मैंने लोगों का भरोसा खड़ा किया कि पृथ्वी से कुछ उठाकर आसमान से मिल सकता है। वहां मौजूद हर किसी ने ठहाका लगाया, ठहाका इस बात पर कि कैसे ख्यालों को रूप दिया गया। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत करने का मन बनाया, पर उसी वक्त एक बूढ़ा साधु जो आमतौर पर किसी की बातों में कम ही बोलता था, आगे आया और बोला, सत्य यह है कि जब तुम आसमान को डाक बोलते हो तब बहुधा तुम्हारा आशय यह होता है कि तुम अपनी इच्छाओं को प्रकृति के सामने रखना चाहते हो। पर प्रकृति का उत्तर सरल है, वह हमारी हरकतों पर निर्भर करती है। उसकी बातों में गंभीरता थी। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, साधु जी सही कहते हैं। मैंने आव देखान ताव करके दिखाया कि कैसे विचार और क्रिया मिलकर जादू कर सकते हैं। पर असल में कोई भी संदेश तभी असर करता है जब वह सच्चा और विनम्र हो। समाप्त नहीं हुआ, यही कहानी का असली रंग था। अगले ही दिन शहर में एक छोटी सी चिट्ठी आई। एक अनजान से गांव की औरत ने लिखा था कि उसकी बेटी बहुत बीमार थी और उसने आसमान से मदद मांगी थी, पर किसी ने ध्यान न दिया था। उसने सुना था कि दरबार में कल आसमान की डाक पहुंची थी और उसने भी एक चिट्ठी भेजी और दरबार ने उसे जवाब दिया। अकबर ने इस पत्र को गंभीरता से लिया और तुरंत आदेश दिया कि उस गांव की मदद की जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा जहांपनाह, आज हमारी नाटकबाजी ने भी कुछ काम किया, लोगों का भरोसा जगाया और कम से कम एक माँ की तकलीफ का हल निकला। अकबर ने सोचा कि यही तो राजा का काम है, लोगों का सुख दुख देखना और कभी कभी उनकी छोटी छोटी आशाओं को भी आकार देना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोग अक्सर उस दिन की चर्चा करते। कुछ कहते कि बीरबल ने चतुराई से धोखा देकर दिखाया, कुछ कहते कि उसने एक महान सामाजिक प्रयोग किया। बीरबल खुद खुश था कि उसका खेल सफल रहा। लोगों ने हंसी और आश्चर्य के बीच मिलकर विश्वास किया, और अब जब भी कोई किसी अनहोनी से घबराता तो वे कहते, जाओ बीरबल से पूछो, उसने तो आसमान को डाक कर दिया था। बीरबल के नाम के साथ यह कहानी शहरी कथाओं में घुल गई। बच्चों की कहानियों में वह वहम बन गया जो बतलाता कि यदि तुम अपने विश्वास और प्रयास में सच्चे हो तो असंभव भी संभव बन सकता है। पर इस सब में एक और सूक्ष्म बात थी। बीरबल ने जो शरारत की थी वह केवल दिखावा नहीं थी, वह एक संकेत था कि आपसी समझ और सृजनात्मकता से समस्याओं का हल निकल सकता है। उसने यह भी सिखाया कि किसी बड़े लक्ष्य के लिए छोटे छोटे कदम और सहयोग जरूरी होते हैं। पतंगबाज, बूढ़ी, साधु, डाकखाना और आम जनता सबने मिलकर एक नई संभावना रची। और इसके साथ ही अकबर ने भी सीखा कि कभी कभी एक राजा के लिए शानदार निर्णय वही होते हैं जिनमें जनता का विश्वास और उनकी छोटी छोटी खुशियां शामिल हों। कहानी का असली मजा तब आया जब बीरबल ने कुछ वर्षों बाद एक बार फिर वही प्रणोदन सुना और मुस्कुराकर कहा, असली डाक वह है जो दिल तक पहुँचे, न कि केवल बादलों तक। और दरबार में फिर से ठहाका गूंजा, ठहाका इस बात पर कि कैसे बीरबल ने एक कठिन चुनौती को अपनी बुद्धि और थोड़ी सी मस्ती के साथ हल किया। लोग आज भी बतलाते हैं कि उस दिन आसमान ने डाक स्वीकार की थी। असल अर्थ में या प्रतीकात्मक रूप से जो भी हो, उस घटना ने लोगों के मन में उम्मीद की एक किरण जगा दी। अकबर के हवाले से यह भी मशहूर हुआ कि जब राजा का दिल और जनता का विश्वास मिलते हैं तो आसमान भी जवाब दे देता है।
और इस तरह बीरबल ने न केवल अकबर की चुनौती पूरी की बल्कि पूरे शहर को एक नई दिशा दिखाई कि अगर तुम चाहो तो असंभव लगने वाली बातों को भी अपने थोड़े से दिमाग और बड़ा सा दिल लगाकर संभव किया जा सकता है। जनता हंसी, लोग प्रेरित हुए और बीरबल के बारे में एक और कहानी जुड़ गई, एक ऐसी कहानी जो सिखाती थी कि हंसी और चालाकी के मेल से और थोड़े से अभिनय से दुनिया को आश्चर्यों से भर देना असंभव नहीं। सच्चाई का आईना। अकबर के दरबार की सुबहें अक्सर किसी चलती नदी की तरह बीतती थीं, चेहरे पर गंभीरता, आंखों में जिज्ञासा और शब्दों के पीछे छिपी हंसी। पर उस दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा संकुचन था, मानो किसी ने चुपके से महल के भीतर एक प्रश्न छोड़ दिया हो जो खुद ब खुद हल नहीं हुआ करता। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, उनकी मुद्रा में वह वही आदमकद शान थी, पर आज उनके गालों पर कुछ थकावट का निशान भी दिख रहा था। दरबार के लोग फुसफुसा रहे थे, किसी को कोई खबर मिली थी, एक नया मंत्री चालाकी से देश के कुछ कानूनों को मोड़कर अपना लाभ उठा रहा था और लोगों में फुसफुसाहट बढ़ रही थी। अकबर चाहते थे कि सारा सच सामने आ जाए, पर सच को सामने लाना इतना आसान न था, खासकर जब सच को छुपाने की कला भी देशों में अच्छी तरह सीखी जा चुकी थी। बीरबल, जो हमेशा की तरह अपने तीखे परीक्षण और नरम दिल के साथ खड़े थे, देखने में जैसे किसी दर्पण के अंदर समाई हुई मुस्कान हो, आंखों में चमक पर होठों पर संयम। उन्होंने अकबर की तरफ देखा और बिना किसी उठापटक के बोला, जहां पनाह, सच्चाई का आईना चाहिए तो वह आईना दिखाना आसान नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा। अकबर ने हंसकर कहा, आईना दिखाना? तुमने पहले भी अजीब सी बातों को सच कर दिखाया है बीरबल। दिखाओ तो सही, पर याद रखना, मुझे झूठ पसंद नहीं। बीरबल ने कुछ ऐसा योजना बनाई जो किसी सीधी चाल से कहीं अधिक थी। उसने सोचा कि सच्चाई के आईने को महज भाषणों या गवाहों से नहीं, बल्कि ऐसे समय और ऐसे हालात में सामने लाया जाए जहां लोगों का दिल और दिमाग दोनों जागते हों। उसने पहले तो उस मंत्री का ध्यान खींचा, वह मंत्री जो हर बात में सुंदर वाक्य बोलकर भी अपने काम में छल करता था। बीरबल ने मंत्री को मधुर मुस्कान देकर बुलाया और उसके सामने बड़ा प्यारा सा प्रश्न रखा, कहाँ से आती है वह धनराशि जो तुम्हारे घर के सामने नए नए बाग दिखाती है? मंत्री ने बड़े चालाकी से मुंह मोड़ा और कहा, जहां पनाह, मेरे पास तो राजा का आशीर्वाद है, मैं जनता की भलाई के लिए काम करता हूँ। लोग तालियां बजाने लगे, पर बीरबल ने नहीं माना। उसने कहा, ठीक है, सुबह तुम हमारे साथ बाजार जाओ और लोगों से सीधे बात करो और मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। मंत्री ने यह प्रस्ताव नकारा, वह जानता था कि हर बाजार की बातें साफ साफ बाहर आ जाएंगी तो उसके खेल बिखर जाएंगे। पर अकबर का इशारा था और जहां पनाह का इशारा हर कोई मानता था। मंत्री कुछ असहज होकर राजमहल से निकल पड़ा, पर उस रात उसने अपने घर में एक बड़ी दरवाजा जुगाड़ की व्यवस्था की। उसने सोचा कि अगर बीरबल चाहें तो वह सत्य की धारा को मोड़ देते हुए दिखा देगा। बीरबल भी तैयार था, पर उसका तरीका अलग था। वह लोगों की जुबान से ही सच्चाई सुनना चाहता था, न कि केवल अदालतों के दाम व पेंच से। अगली सुबह बीरबल दरबार की जगह बाजार गया, न टोपी पगड़ी में, न राजसी लिबास में, बल्कि साधारण चोला ओढ़कर और चेहरे पर वही विनम्रता रखकर। उसने बाजार के लोगों से बात की, उनके घरों में घुसा, उनके चूल्हों के पास बैठकर रोटियां तोड़ी और हल्की सी बातें सुनी, और धीरे धीरे एक तस्वीर बानी, एक नक्शा जिसमें शहर की सच्चाइयां उभरने लगीं। लोगों ने बताना शुरू किया कि कैसे कुछ करारों के माध्यम से जमीनों के कागज बदल दिए जाते हैं, कैसे कुछ करतबगारों के नाम गुमनाम कंपनियों में जा छिपते हैं, और कैसे कभी कभी जनहित के पीछे बस कुछ कमरों में बंद बातें होती हैं। यह सब सुनकर बीरबल के कान चमक उठे, उसे अपनी योजना का हिसाब मिल गया। उसने उन लोगों से कहा, ठीक है, कल आप सब दरबार में आइए। मैं जहां पनाह को दिखाऊंगा कि सच क्या कहता है।
खैर, कल दरबार में एक भीड़ थी। लोग, महिलाएं, बच्चे, व्यापारी, किसान, सभी एक अजीब सी आशा और उलझन लिए बैठे थे। बीरबल ने सबसे पहले उस मंत्री को आमंत्रित किया। मंत्री को देखकर कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ आंखें तनी हुई थीं। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहांपनाह, आज मैं एक रचना बताऊंगा, एक आईना, जिससे आप अकेले अपना प्रतिबिंब नहीं देखेंगे, बल्कि अपने राज्य का प्रतिबिंब भी देखेंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा आईना है वह? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, वह आईना जनता की जुबान है, जहांपनाह। फिर बीरबल ने बाजार से बुलाए गए कुछ लोगों को मंच पर बुलाया। एक वृद्ध महिला जिसने अपनी जमीन गंवाई थी, एक व्यापारी जिसने कर के दबाव से काम छोड़ा, एक किसान जिसने अपने खेतों की कानूनी लड़ाई जीतने के लिए शहर के तंत्र से जूझा, और वे सब सीधी और साफ बातों में बोले। उनकी बातें सीधे दिल को छूने वाली थीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई बड़ा भाषण नहीं, सिर्फ सच्ची आवाजें। जब लोग बोलने लगे तो दरबार के कुछ लोग बौखला गए। मंत्री का चेहरा अधर में उड़ते बादल सा दिखा। वह जान रहा था कि अब उसे बचने के लिए कोई बहाना नहीं मिलेगा। बीरबल ने एक एक करके उन कथनों को सामने रखा, उनके पीछे छुपी सच्चाइयों को उजागर किया, और हर बार कुछ नई जानकारी से दरबार चकित होता गया। पर वहीं बीरबल ने एक और चाल चली। जब जनता बोल रही थी, उसने कुछ छोटे छोटे चिट्ठे प्रकाशित कराए, जिनमें राजकीय रिकॉर्ड्स की सूचनाएं, जमीन के कागज और कुछ वित्तीय दस्तावेजों के टुकड़े रखे गए थे। ये सब उसने डाकखाने और स्थानीय निबंधकों से इकट्ठा करवाए थे। निगाहों के सामने जब वृत्तांतों के साथ दस्तावेज आए तो धड़कते हुए तथ्य और भी स्पष्ट दिखे। मंत्री की आंखों में नाराजगी और डर मिश्रित हो गया। उसने समझा कि अब केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। जनता की आवाज और ठोस दस्तावेज मिलकर एक आईने की तरह चमक रहे थे। अकबर भी सुनकर कुछ क्षणों के लिए चुप रह गए। उनकी आंखों में गंभीरता घुल गई। मगर सच्चाई का आईना केवल दूसरों को नहीं दिखता, यह राजा को भी दिखता है। बीरबल ने तभी सबके सामने अकबर से पूछा, जहांपनाह, जब यह सब सामने आता है तो क्या आप भी अपने कार्यों का हिसाब देंगे? अकबर ने एक गहरा सांस लिया। उसकी आत्मा में कुछ हलचल उठी। वह जानता था कि राजकाज में कई बार ऐसे फैसले लिए गए जो जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के बजाय कुछ ताकतों को समृद्ध कर गए। पर वह एक राजा था, उसे दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई के साथ न्याय करना था। उसने कहा, बीरबल, जो कुछ भी दोषी होगा उस पर मैंने और मेरी अदालत ने विचार किया जाएगा। फिर हुआ कुछ अनपेक्षित। मंत्री ने क्रोधित होकर कहा, यह सब झूठ हैं। आपने मेरे खिलाफ साजिश रची है। बीरबल, और उसने कुछ दरबारी लोगों को अपने पक्ष में खड़ा कर लिया। पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, साजिश की बात तो वही कर सकता है जिसका सच छिपा हुआ है। उसने उसी मंत्री को बाजार के कुछ गवाहों के समक्ष खड़ा कर दिया और पूछा कि उसने किन किन कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। मंत्री गड़बड़ा गया। दस्तावेजों के बीच उसकी उंगलियां कांपने लगीं। तभी एक मामूली दर्जी, जो कभी आधिकारिक दस्तावेजों पर काम करता था, बाहर आया और बोला कि उसने कुछ हस्ताक्षर किए थे जिन पर उसकी तकनीक से पता चलता है कि वे नकली हैं, और उसने एक एक करके किस तरह फर्जी कागज बनते थे, यह सब समझाया। लोगों के चेहरे पर आश्चर्य था और मंत्री की साख बिखरने लगी। पर बीरबल ने अभी रुकने का निश्चय नहीं किया। उसने एक बड़े दर्पण की तरह सबके सामने एक और परीक्षण रखा, सच्चाई का समय। उसने कहा कि प्रत्येक जो व्यक्ति सार्वजनिक पद पर है, उसे जनता के सामने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और उन सवालों का जवाब वे तभी दे सकेंगे जब वे ईमानदारी से बोलेंगे। अकबर, जो सच्चाई के पक्ष में थे, ने अनुमति दे दी। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ और हर सवाल के साथ कुछ ऐसे तथ्य निकलकर आए जो पहले छिपे हुए थे। कुछ राजस्व के रास्ते, कुछ जमीनों के लेन देन, कुछ नियुक्तियों के पीछे छिपे रिश्ते।
जब ऐसा हुआ तो कुछ दरबारियों ने खामोशी अपनाई, कुछ तो आंखें झपकाने को विवश हो गए। जनता ने देखा कि उनका आईना साफ हो रहा है। कहानी तभी दिलचस्प मोड़ पर आई जब बीरबल ने अचानक एक सवाल अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या कभी आपने अपने निर्णयों के पीछे प्रेरणा के स्रोत को देखा है? क्या कभी आपने सोचा कि शासन चलाने में आपकी व्यक्तिगत दया, दोष, भय या लालच किस तरह आपकी निर्णय प्रणाली को प्रभावित करते हैं? अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। यह सवाल किसी अन्य के लिए तो बस एक तीर था, पर राजा के लिए यह आत्मनिरीक्षण था। उसने धीमे स्वर में कहा, हमें फैसले लेने पड़ते हैं, पर मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी हो वह न्याय के योग्य हो। बीरबल ने कहा, ठीक है, पर न्याय तभी होता है जब आप अपने आप से, अपने भय और गुणों से भी सच्चे रहें। फिर बीरबल ने उस आईने का यह पहलू दिखाई जो सबसे कठिन था, आईना जो राजा को उसकी अपनी परछाई दिखाता है। उसने अकबर के सामने कुछ पुराने प्रसंग, कुछ छोटे छोटे फैसले जिनमें गरीबों की सुनवाई टल गई थी, और कुछ ऐसे क्षण उठाए जब राज्य के कुछ नियम केवल कुछ लोगों के लिए लागू होते थे। जब ये बातें सामने आईं, तो अकबर ने खुद को झुकते हुए महसूस किया। उसकी आंखों में खीज और पश्चाताप का मिलाजुला भाव दिखा। जनता ने देखा कि उनका राजा भी इंसान है, जिसमें गलतियां हो सकती हैं, पर जो उन्हें सुधारने को तैयार है। यह आईना कठोर था, पर इमली की तरह मीठा खट्टा भी था, जिसने राजसी रूप को मिटाया और एक मानवीय चेहरा उभार दिया। बीरबल ने फिर हल्के से ठहाका लगाया, पर ठहाके के पीछे का भाव गंभीर था। जहांपनाह, उसने कहा, सत्य स्पष्ट है, पर सत्य की चमक तभी टिकती है जब हम उसे अपनाते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और सार्वजनिक रूप से कहा कि जो भी गलत हुआ है उस पर जांच की जाएगी और जिन लोगों ने अन्याय किया है वे दंडित होंगे। उसने यह भी कहा कि भविष्य में किसी भी निर्णय से पहले जनता की आवाज को प्राथमिकता दी जाएगी। लोगों ने उसकी बात सुनी और उस दिन के बाद दरबार में एक नई हवा चली, सिर्फ नीतियों की नहीं, बल्कि ईमानदारी की भी। मगर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। सच्चाई का आईना केवल गलतियों का प्रदर्शन नहीं करता, वह सुधार का मार्ग भी दिखाता है। बीरबल ने उसी दिन कुछ ठोस सुझाव भी दिए। सार्वजनिक रजिस्टर जहां जमीनों और करारों के कागज रखे जाएं, जनता के लिए एक खुला मंच जहां कोई भी अपने कष्टों को राजा तक पहुंचा सके, और नियुक्तियों में पारदर्शिता के नियम। अकबर ने वे सब सुझाव अपनाए। और सबसे बड़ी बात, उसने कहा कि हर साल एक दिन वह स्वयं बाजार जाकर जनता से सीधे बोलेगा, बिना किसी शाही आडंबरों के। इससे लोगों में अकबर की छवि बदल गई, वे उसे अपने राजा के रूप में और करीब महसूस करने लगे। समय के साथ उस दिन की घटना शहर की कहानियों में समा गई। कुछ लोग कहते कि बीरबल ने जादू किया, कुछ कहते कि उसने बस लोगों को एक मंच दिया, पर जो सच था वह यह था कि उसने एक ऐसा आईना रखा जिससे न केवल दोष दिखे बल्कि सुधार की राह भी। लोग अब जानते थे कि सच्चाई अगर सामने आती है तो उसका सामना भय के साथ नहीं, हिम्मत के साथ करना चाहिए। और अकबर ने भी सीखा कि एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी है, और एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारना। कई वर्षों बाद जब बीरबल बुढ़ापे के पास पहुंचा, तब भी लोग उस दिन का वर्णन करते, कैसे उसने अकबर को सच्चाई का आईना दिखाया था। बच्चे उसे सुनकर चहकते, और बड़े लोग उस कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में पारदर्शिता लाने की ठान लेते। बीरबल भी मुस्कुराता और कहता, सच हमेशा एक आईने की तरह होता है, कभी कभी वह हमें सुंदर दिखाता है, कभी कभी कठोर, पर वह हमेशा सच्चा रहता है। और सब ठहाके लगाते, ठहाका उस पर जिसने सच्चाई को सिर्फ दिखाया नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले सबकों को अमल में लाया। उसी दिन के बाद से जब भी कोई दरबार में किसी बड़े निर्णय की बात उठाता, लोग कहते, पहले सच्चाई का आईना देख लो, और अकबर का राजा होना भी कुछ और ही तरह के सम्मान से भरा दिखने लगा।
क्योंकि उसने सीखा था कि सत्ताधीश का असली सम्मान उसकी पारदर्शिता से आता है, और बीरबल ने उसे यह आईना दिखाकर न केवल राजकाज सुधार दिया बल्कि लोगों के दिलों में सरकार पर विश्वास भी बहाल कर दिया। यह कहानी उसी सीख का बड़ा हिस्सा बन गई कि सच्चाई जितनी कठोर हो, उसे अपनाने से ही समाज मजबूत बनता है। समाप्त नहीं हुआ, बल्कि यह कहानी तो एक आगाज थी। आगाज एक ऐसे सफर का जहां राजा, मंत्री और जनता मिलकर वो रास्ते खोजते हैं जो राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। बीरबल की चालाकी, उसकी नरमी और उसकी दृढ़ता ने यह सिखाया कि सच्चाई का आईना रखने के लिए साहस चाहिए, और उस आईने का सामना करने के लिए विवेक और दया दोनों। और यही दया, वही विवेक और वही ईमानदारी आखिरकार अकबर के दरबार को एक उदाहरण बना गए जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। अकबर की छुपी साजिश, बीरबल ने खोला राज। दरबार की रौनक हर रोज की तरह उस सुबह भी वैसी ही थी, पर हवा में कुछ ठंडी सी खटक थी, जैसे किसी ने महल के भीतर एक छोटी सी आग जला दी हो और उसकी धुआं दरबार के कोनों में चुपके से फैल रहा हो। अकबर का चेहरा सामान्य की तुलना में थोड़ा और गंभीर दिख रहा था। उसकी आंखें उस तरह झपक रही थीं, जैसे किसी उलझे हुए धागे को पकड़कर उसे हल्का सा सीधा करने की कोशिश कर रहे हों। बीरबल, जो हमेशा की तरह दिमाग की पिटारी में नई नई चालें रखते, एक कुनबे की तरह सधे हुए खड़े थे, मुस्कान पर संयम और आंखों में एक चूहे की तरह जिज्ञासा। पर दरबारियों की निगाहें आज हर किसी पर थीं, मंत्री, शासक, नौकर चाकर और उन सब के बीच छिपे छोटे छोटे राज जो अधिकतर चाय की पोथियों से निकलकर बाजारों की गौंठियों तक पहुंचते रहते थे। वह खबर किसी तरह अकबर तक पहुंची थी कि दरबार के भीतर कुछ लोग मिलकर एक छुपा हुआ षड्यंत्र रच रहे हैं, नया सा पर चालाकी से बुना हुआ। अकबर ने पहली बार ऐसा कुछ सुना तो वे एक पल के लिए थाम गए, फिर उनकी आदत के मुताबिक उन्होंने मुस्कुराहट ओढ़ ली और कहा कि जो भी हो, सच सामने आएगा। पर उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, ऐसा ठहराव जो किसी युद्ध के पहले की शांति जैसा होता है। उन्होंने बीरबल को और देखा, और वही पल बीरबल के लिए चुनौती बन गया। बीरबल ने अपनी हठी मुस्कान में एक कड़ी चमक जोड़ ली। जहां पनाह, उन्होंने कहा, अगर दरबार में कोई साजिश है तो उसे निकालकर जनता के सामने रख दिया जाएगा। पर यह खेल चालाकी से खेलना होगा, जो छल नहीं, वही दर्पण जैसा साफ दिखे। बीरबल की योजना केवल एक चाल नहीं थी, वह कई परतों वाली थी, जैसे किसी मिठाई के अंदर अलग अलग स्वाद। उसने पहले तो खुद को ऐसे बदला कि दरबार की आंखों से पतला सा दिखे, साधारण कपड़े, हल्की सी दाढ़ी और चेहरे पर उस तरह की तन्मयता कि लोग उसे नजरअंदाज कर सकें। उसने शहर के बाजार में घुलना मिलना शुरू कर दिया, दुकानदारों से बातें की, नौकर चालकों के पास बैठ गया और उन चाय वाले के साथ घंटों बैठकर पुरानी कहानियां सुनी। बातें जो कभी दरबार के ऐशो आराम में छिप जाती थीं, अब साफ होकर सामने आ रही थीं। लोगों ने धीरे धीरे अपनी फिक्रें बीरबल के कानों में रख दीं। किसी ने कहा कि करारों में गड़बड़ी है, किसी ने बताया कि कुछ नौकर अमानत में हेरफेर कर रहे हैं, और किसी के कानों से निकला कि एक लोकप्रिय मंत्री रातों में अजीब सी बैठकों में गुप्त दस्तावेज बदलवाता है। बीरबल ने सब कुछ गोपनीयता में एक पतले से नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया, पर उसकी नजरें केवल आरोपों पर नहीं थीं, बल्कि उन हालातों पर थीं जिनसे आरोप जन्म लेते थे। उसने देखा कि अक्सर साजिशें बड़े बड़े कारणों से नहीं, बल्कि छोटों छोटों स्वार्थों और भय से जन्म लेती, लालच के छोटे छोटे टुकड़े जो किसी दीवार के भीतर छुपकर जड़ बना लेते। वह रात जब बीरबल ने अपने नोट्स समेटे, तभी उसे एक छोटी सी सूचना मिली, एक अज्ञात पत्र जिसमें लिखा था कि अगले हफ्ते कुछ ऐसे फैसले लेने का प्रावधान है जिनसे कुछ परिवारों की संपत्ति नए ठेकेदारों के नाम हो जाएगी। पत्र ने संकेत दिया कि यह सब साजिश सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए रची जा रही है। बीरबल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर यह साजिश है
तो इसकी जड़ों को उखाड़ देंगे। उसने कुछ भरोसेमंद लोगों को चुना, एक पुराना निबंधक जो कागजों के खेल को समझता था, एक दर्जी जो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की शैली से तुरंत नकली पहचान ले सकता था, और एक युवा सिपाही जिसकी आंखों में आवाज थी कि वह सच के लिए खड़े रह सकता है। इन तीनों के साथ मिलकर बीरबल ने योजना को अगले पन्ने पर उतारा। उसे पता था कि केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं होगा, उसे ठोस सबूत चाहिए थे, और वह सबूत ऐसे होने चाहिए कि जनता भी देख सके और अकबर भी बिना किसी द्विधा के फैसला कर सकें। अगले ही दिन बीरबल ने दरबार में एक छोटी सी स्थिति पैदा की। उसने एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया, लेकिन उसे यह सभा खास तरह की थी। यह सभा न तो राजस्व की थी न किसी नए कानून की, यह केवल शहर के लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को सुनने के लिए थी। अकबर ने थोड़े से आश्चर्य के साथ यह कहा कि वह भी उस सभा में जाएंगे। बीरबल ने मंच पर कुछ लोग बुलाए और उन्हें बोला कि वे अपने अपने मामलों के कागज साथ लाएं। लोगों ने भरे मन से कागज लाए, और उनमें कुछ कागज ऐसे थे जिनकी पृष्ठभूमि में झोल झोंक छिपी हुई थी। बीरबल ने बड़े सावधानी से उन कागजों को व्यवस्थित किया और चुपके से अपने दर्जी मित्र को बुलाया। दर्जी ने कागजों के हस्ताक्षर और मुहरों को देखा और कहा, इन पर कुछ गड़बड़ है, यह सही नहीं दिखते। बीरबल ने सावधानी से कहा, ठीक है, कल इन्हें हम और नजदीक से जांचेंगे। इधर साजिश के रचयिता भी अपनी चालें बदले चुके थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल को चकमा देना मुश्किल नहीं होगा। आखिर बीरबल हमेशा जनता की बातों में उलझे रहते थे। उन्होंने कुछ नकली दस्तावेजों को अधिक भड़कीले और सार्वजनिक कर दिया, यह दर्शाने के लिए कि वे तो केवल सही करार कर रहे हैं। पर वे भूल गए कि विख्यात दर्पण हमेशा साफ होता है, उसकी सतह पर टिके किसी भी दाग को छिपाया नहीं जा सकता। बीरबल ने इन बड़े से शोर वाले दस्तावेजों की असली कीमत समझ ली और उसकी योजना में और गहराई ला दी। उस रात बीरबल ने खुद उन कई कमरों में दबोचा जहां साजिश की कलम चलते थे। उसने चुपके से एक कमरे की खिड़की कराकर देखा और देखा कि कुछ लोग देर रात तक बैठे हैं। उनके बीच वही लोकप्रिय मंत्री भी था जिसकी आंखें पहले से ही शक की ओर इशारा कर रही थीं। वे किसी नक्शे पर चर्चा कर रहे थे और उनके हाथ में कुछ रजिस्टर थे। बीरबल ने बाहर से ही सुना कि वे कुछ ऐसे नामों की लिस्ट बना रहे हैं जिन्हें भविष्य में कुछ जमीनों का नया मालिक बनना है। बीरबल ने अपने निबंधक मित्र को बुलाया और कहा, कल इन रजिस्टरों की नकल निकालनी होगी, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। निबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य और सही समय दोनों की जरूरत है। बीच में एक और क्लू आया। शहर का चौकीदार, जो अक्सर रातों में अजीब घटनाएं देखता था, ने बीरबल के साथ मिलकर कहा कि उसने कई बार महल के पिछवाड़े से कुछ गुप्त बैग उठते देखा है और उन्हें किसी गोपनीय स्थान पर पहुंचाते देखा है। यह छोटा सा कथन बीरबल की योजना में गोल्डन सा पाटा बन गया। उसने सोचा कि यदि वह बैगों के रास्ते का पता लगा सकेगा तो रचयिताओं का सारा जाल खुल जाएगा। उसने युवा सिपाही को उस रास्ते पर निगरानी करने का काम दिया। सिपाही ने चुपके से रात भर दस्तावेजों और लोगों की निगरानी की और कुछ तस्वीरें लीं। हालांकि फोटो नहीं थे, पर उसकी स्मृति में नक्शे और समय की पवित्र सूचियां थीं। बीरबल ने इन सूचनाओं को जोड़कर एक करिश्माई योजना बनाई। वह सार्वजनिक खुलासा तभी करेगा जब अकबर का ध्यान पूरी तरह आकर्षित हो और जनता भी उस साक्ष्य को देख सके, तभी न्याय का अभ्यास साफ साफ होगा। दिन आया जब बीरबल ने अपनी जीत की घड़ी छेड़ी। उसने दरबार में एक नया प्रस्ताव रखा, एक पब्लिक रिव्यू जहां किसी भी बड़े करार या जमीन के हस्तांतरण को सार्वजनिक रूप से जांचा जाएगा। अकबर ने थोड़ा आश्चर्य जताया, पर उनकी निष्ठा सच्चाई की तरफ ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि यदि यह व्यवस्था राजकीय हित में है और जनता की नजरों में पारदर्शिता लाएगी तो क्यों न किया जाए। बीरबल ने जरा सा मुस्कराते हुए कहा,
जहां पनाह, आज हम पारदर्शिता की परीक्षा करेंगे, और जनता को बुला लिया गया। वहां बाजार से लाए गए वे लोग, चौकीदार की बताई गई घटनाओं की गवाही और सिपाही की बनाई हुई सूची, सब कुछ रखा गया। पर असली रोमांच तब शुरू हुआ जब बीरबल ने शोरगुल मचाए बिना चुपके से उन बैगों की असली सूची जनता के सामने रख दी। बैगों में जो दस्तावेज थे वे दिखाते थे कि किस तरह से नकली मुहरों और फर्जी हस्ताक्षरों से जमीनों की दहलीज बदल दी जाती थी। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं, मंत्री की चेहरा उतर गया। कुछ लोगों ने चीख भी मारी, पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह सब कुछ स्पष्ट है, पर दिखने वाले सबूत सबकी समझ में आना चाहिए। उसने निबंधक से कहा कि वे इन दस्तावेजों की सत्यता पर चर्चा करें। दर्जी ने अपने हुनर का परिचय देते हुए सभी हस्ताक्षरों की अक्षरों की नापतौल बताई और कहा कि कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नकली हैं। लोगों ने देखा कि कैसे छोटी छोटी तकनीकी बातों से बड़ा सा छल पकड़ा जा सकता है। मंत्री का चेहरा अब पूरी तरह बिखर चुका था। वह समझ गया कि अब उसे बचने की गुंजाइश बहुत कम है। पर बीरबल की चाल अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने जनता के समक्ष एक ड्रामा का निर्माण किया, नाटकीयता नहीं, बल्कि सत्य की ऐसी झलक जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ जाए। उसने कुछ उन परिवारों को मंच पर बुलाया जिनकी जमीनें हड़पी गई थीं। वे लोग रोते सिसकते आए, उनके हाथों में वही दस्तावेज जो रातों में खोले जाते थे। अकबर के चिंतित चेहरे पर एक नई कठोरता आ गई। वह समझ गया कि यह मामला निजी नहीं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास से जुड़ा हुआ है। बीरबल ने फिर एक कदम और बढ़ाया। उसने उस लोकप्रिय मंत्री को सार्वजनिक रूप से पूछताछ के लिए आमंत्रित किया। मंत्री, जो पहले घमंडी और निश्चिंत था, अब कांप रहा था। उसने बहाने बनाए, पर बीरबल ने जनता के सामने वैसी वैसी सच्चाइयां रख दी कि मंत्री के वकील भी नहीं बचा सके। आखिरकार मंत्री ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि उसने जमीनों के कागजों में फेरबदल किया है, पर उसने यह बताने की कोशिश की कि वह ऐसा राजहित के नाम पर कर रहा था। जनता ने उस बहाने को आसानी से नकार दिया, क्योंकि उन्हें अब दस्तावेज और गवाह दोनों मिल चुके थे। कहानी का सबसे संवेदनशील पल तब आया जब बीरबल ने अकबर से पूछा कि क्या वह इस बात को महज कानूनी कार्रवाई तक सीमित रखेंगे या उस साजिश के पीछे के कारणों की भी जांच करेंगे। अकबर ने ठोस स्वर में कहा कि केवल दोषियों को सजा नहीं, बल्कि प्रणाली में जो कमियां हैं उन्हें भी सुधारा जाएगा। बीरबल की आंखों में संतोष की झलक थी। उसने कहा, जहां पनाह, साजिश रचने वाले सिर्फ कुछ व्यक्तित्व नहीं होते, कभी कभी हजार छोटे निर्णय भी मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं। उसे यह बात भली भांति मालूम थी कि साजिश की जड़ें केवल लालच में ही नहीं, बल्कि भय, असुरक्षा और अधूरी सूचनाओं में भी होती हैं। इसलिए उसने न केवल दोषियों को उजागर किया, बल्कि एक सुधारात्मक योजना भी रखी। सार्वजनिक रजिस्टर, मुहरों की मानकीकरण पद्धति और हर बड़े करार पर जनता की सुनवाई अनिवार्य करना। मंत्री को फांसी नहीं दी गई। दरबार ने नियमों के तहत उसे दंडित किया। कुछ अधिकारियों को हटाया गया, कुछ को भारी जुर्माना दिया गया और कुछ के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। पर सबसे बड़ी सजा तो उस समय की थी जब जनता ने सब देखा और सुना। यह सामाजिक अपयश का शिखर था और इससे बड़ा दंड कोई नहीं हो सकता था। शहर में एक नई हवा आई। लोग अब जागरूक हो गए थे। वे जानते थे कि अगर वे चुप नहीं रहेंगे तो कोई भी साजिश आसान नहीं रहेगी। बीरबल का उद्देश्य सिर्फ साजिश को बेनकाब करना नहीं था, वह यह भी था कि समाज में एक नई चेतना जागे, जहां पारदर्शिता और न्याय दोनों का शासन हो। कहानी का दिल तब छू गया जब मंत्री के घर की एक वृद्ध माता ने मंच पर आकर रोते हुए कहा, मैंने अपने बेटे को सदा एक नेक इंसान समझा, पर आज जब मैंने सुना कि उसने ऐसा किया तो मेरा दिल टूट गया। उसके शब्दों में कटुता भी थी और एक माँ की पीड़ा भी। बीरबल ने उसे सहलाकर कहा, सच्चाई कभी कभी दुहक देती है,
पर उस दुहक से निकलकर जो हम सीखते हैं वही हमारी असली विरासत है। इस छोटे से संवाद ने लोगों के मन में संवेदना भी पैदा की कि दोषियों के परिवार भी पीड़ित होते हैं, पर न्याय का ध्यान समान रूप से सभी के लिए होना चाहिए। अकबर ने गर्व से कहा कि देश का न्याय अंधा नहीं है, वह निर्दय होकर नहीं पर निष्पक्ष होकर चलता है। इस वक्त सबने महसूस किया कि बीरबल ने जिस साजिश को उजागर किया उसने केवल कुछ व्यक्तियों का पर्दाफाश नहीं किया, उसने पूरे तंत्र को दर्पण के सामने खड़ा कर दिया। कई दिनों के बाद जब परत दर परत यह मामला खुलता गया, तब बीरबल ने आखिरकार सबको एक और बड़ा सबक दिया। उसने कहा कि साजिशें केवल कुछ गलत हाथों की देन नहीं होती, वे उस समय पनपती हैं जब हमने पद्धतियों में लाचारी छोड़ दी हो, जब हम नियमों की घबराहट में नरम पड़ जाए और जब हम लोगों का विश्वास कमजोर हो जाए। उसने आहिस्ता से बताया कि वह स्वयं कई बार अकबर के निर्णयों पर राय देगा, पर कभी दर्क भी नियमों को लागू करने में भी कठोरता लाने की जरूरत होगी। अकबर ने यह मान लिया और दरबार में कई सुधार लागू किए, न केवल सजा की बल्कि प्रणालीगत सुधार की भी। जनता ने यह देखा और सरकार के प्रति उनका विश्वास फिर से मजबूत हुआ। समाप्ति का समय आया, पर कहानी की गूंज शहर के हर गलियारे में बनी रही। बीरबल की निकालनी होगी, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा, निबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा। धैर्य और सही समय दोनों की जरूरत है। बीच में एक और क्लू आया। शहर का चौकीदार, जो अक्सर रातों में अजीब घटनाएं देखता था, ने बीरबल के साथ मिलकर कहा कि उसने कई बार महल के पिछवाड़े से कुछ गुप्त बैग उठते देखा है और उन्हें किसी गोपनीय स्थान पर पहुंचाते देखा है। यह छोटा सा कथन बीरबल की योजना में गोल्डन सा पाटा बन गया। उसने सोचा कि यदि वह बैगों के रास्ते का पता लगा सकेगा तो रचयिताओं का सारा जाल खुल जाएगा। उसने युवा सिपाही को उस रास्ते पर निगरानी करने का काम दिया। सिपाही ने चुपके से रात भर दस्तावेजों और लोगों की निगरानी की और कुछ तस्वीरें लीं। हालांकि फोटो नहीं थे, पर उसकी स्मृति में नक्शे और समय की पवित्र सूचियां थीं। बीरबल ने इन सूचनाओं को जोड़कर एक करिश्माई योजना बनाई। वह सार्वजनिक खुलासा तभी करेगा जब अकबर का ध्यान पूरी तरह आकर्षित हो और जनता भी उस साक्ष्य को देख सके, तभी न्याय का अभ्यास साफ साफ होगा। दिन आया जब बीरबल ने अपनी जीत की घड़ी छेड़ी। उसने दरबार में एक नया प्रस्ताव रखा, एक पब्लिक रिव्यू जहां किसी भी बड़े करार या जमीन के हस्तांतरण को सार्वजनिक रूप से जांचा जाएगा। अकबर ने थोड़ा आश्चर्य जताया, पर उनकी निष्ठा सच्चाई की तरफ ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि यदि यह व्यवस्था राजकीय हित में है और जनता की नजरों में पारदर्शिता लाएगी तो क्यों न किया जाए। बीरबल ने जरा सा मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, आज हम पारदर्शिता की परीक्षा करेंगे। और जनता को बुला लिया गया। वहां बाजार से लाए गए वे लोग, चौकीदार की बताई गई घटनाओं की गवाही और सिपाही की बनाई हुई सूची, सब कुछ रखा गया। पर असली रोमांच तब शुरू हुआ जब बीरबल ने शोरगुल मचाए बिना चुपके से उन बैगों की असली सूची जनता के सामने रख दी। बैगों में जो दस्तावेज थे वे दिखाते थे कि किस तरह से नकली मुहरों और फर्जी हस्ताक्षरों से जमीनों की दहलीज बदल दी जाती थी। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं, मंत्री की चेहरा उतर गया। कुछ लोगों ने चीख भी मारी, पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह सब कुछ स्पष्ट है, पर दिखने वाले सबूत सबकी समझ में आना चाहिए। उसने निबंधक से कहा कि वे इन दस्तावेजों की सत्यता पर चर्चा करें। दर्जी ने अपने हुनर का परिचय देते हुए सभी हस्ताक्षरों की अक्षरों की नापतौल बताई और कहा कि कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नकली हैं। लोगों ने देखा कि कैसे छोटी छोटी तकनीकी बातों से बड़ा सा छल पकड़ा जा सकता है। मंत्री का चेहरा अब पूरी तरह बिखर चुका था। वह समझ गया कि अब उसे बचने की गुंजाइश बहुत कम है। पर बीरबल की चाल अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने जनता के समक्ष एक ड्रामा का निर्माण किया, नाटकीयता नहीं बल्कि सत्य की ऐसी झलक जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ जाए।
उसने कुछ उन परिवारों को मंच पर बुलाया जिनकी जमीनें हड़पी गई थीं। वे लोग रोते सिसकते आए, उनके हाथों में वही दस्तावेज जो रातों में खोले जाते थे। अकबर के चिंतित चेहरे पर एक नई कठोरता आ गई। वह समझ गया कि यह मामला निजी नहीं बल्कि सार्वजनिक विश्वास से जुड़ा हुआ है। बीरबल ने फिर एक कदम और बढ़ाया। उसने उस लोकप्रिय मंत्री को सार्वजनिक रूप से पूछताछ के लिए आमंत्रित किया। मंत्री, जो पहले घमंडी और निश्चिंत था, अब कांप रहा था। उसने बहाने बनाए, पर बीरबल ने जनता के सामने वैसी वैसी सच्चाइयां रख दी कि मंत्री के वकील भी नहीं बचा सके। आखिरकार मंत्री ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि उसने जमीनों के कागजों में फेरबदल किया है, पर उसने यह बताने की कोशिश की कि वह ऐसा राजहित के नाम पर कर रहा था। जनता ने उस बहाने को आसानी से नकार दिया, क्योंकि उन्हें अब दस्तावेज और गवाह दोनों मिल चुके थे। कहानी का सबसे संवेदनशील पल तब आया जब बीरबल ने अकबर से पूछा कि क्या वह इस बात को महज कानूनी कार्रवाई तक सीमित रखेंगे या उस साजिश के पीछे के कारणों की भी जांच करेंगे। अकबर ने ठोस स्वर में कहा कि केवल दोषियों को सजा नहीं, बल्कि प्रणाली में जो कमियां हैं, उन्हें भी सुधारा जाएगा। बीरबल की आंखों में संतोष की झलक थी। उसने कहा, जहां पनाह साजिश रचने वाले सिर्फ कुछ व्यक्तित्व नहीं होते, कभी कभी हजार छोटे निर्णय भी मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं। उसे यह बात भली भांति मालूम थी कि साजिश की जड़ें केवल लालच में ही नहीं, बल्कि भय, असुरक्षा और अधूरी सूचनाओं में भी होती हैं। इसलिए उसने न केवल दोषियों को उजागर किया, बल्कि एक सुधारात्मक योजना भी रखी। सार्वजनिक रजिस्टर, मुहरों की मानकीकरण पद्धति और हर बड़े करार पर जनता की सुनवाई अनिवार्य करना। मंत्री को फांसी नहीं दी गई। दरबार ने नियमों के तहत उसे दंडित किया। कुछ अधिकारियों को हटाया गया, कुछ को भारी जुर्माना दिया गया और कुछ के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। पर सबसे बड़ी सजा तो उस समय की थी जब जनता ने सब देखा और सुना। यह सामाजिक अपयश का शिखर था और इससे बड़ा दंड कोई नहीं हो सकता था। शहर में एक नई हवा आई। लोग अब जागरूक हो गए थे। वे जानते थे कि अगर वे चुप नहीं रहेंगे तो कोई भी साजिश आसान नहीं रहेगी। बीरबल का उद्देश्य सिर्फ साजिश को बेनकाब करना नहीं था, वह यह भी था कि समाज में एक नई चेतना जागे, जहां पारदर्शिता और न्याय दोनों का शासन हो। कहानी का दिल तब छू गया जब मंत्री के घर की एक वृद्ध माता ने मंच पर आकर रोते हुए कहा, मैंने अपने बेटे को सदा एक नेक इंसान समझा, पर आज जब मैंने सुना कि उसने ऐसा किया तो मेरा दिल टूट गया। उसके शब्दों में कटुता भी थी और एक माँ की पीड़ा भी। बीरबल ने उसे सहलाकर कहा, सच्चाई कभी कभी दुहक देती है, पर उस दुहक से निकलकर जो हम सीखते हैं वही हमारी असली विरासत है। इस छोटे से संवाद ने लोगों के मन में संवेदना भी पैदा की कि दोषियों के परिवार भी पीड़ित होते हैं, पर न्याय का ध्यान समान रूप से सभी के लिए होना चाहिए। अकबर ने गर्व से कहा कि देश का न्याय अंधा नहीं है, वह निर्दय होकर नहीं पर निष्पक्ष होकर चलता है। इस वक्त सबने महसूस किया कि बीरबल ने जिस साजिश को उजागर किया, उसने केवल कुछ व्यक्तियों का पर्दाफाश नहीं किया, उसने पूरे तंत्र को दर्पण के सामने खड़ा कर दिया। कई दिनों के बाद जब परत दर परत यह मामला खुलता गया, तब बीरबल ने आखिरकार सबको एक और बड़ा सबक दिया। उसने कहा कि साजिशें केवल कुछ गलत हाथों की देन नहीं होती, वे उस समय पनपती हैं जब हमने पद्धतियों में लाचारी छोड़ दी हो, जब हम नियमों की घबराहट में नरम पड़ जाए और जब हम लोगों का विश्वास कमजोर हो जाए। उसने आहिस्ता से बताया कि वह स्वयं कई बार अकबर के निर्णयों पर राय देगा, पर कभी दर्क भी नियमों को लागू करने में भी कठोरता लाने की जरूरत होगी। अकबर ने यह मान लिया और दरबार में कई सुधार लागू किए, न केवल सजा की बल्कि प्रणालीगत सुधार की भी। जनता ने यह देखा और सरकार के प्रति उनका विश्वास फिर से मजबूत हुआ। समाप्ति का समय आया, पर कहानी की गूंज शहर के हर गलियारे में बनी रही। बीरबल की
चतुराई और संवेदनशीलता की आलोचनाएं भी हुईं और प्रशंसा भी, पर असल बात यह थी कि उसने साजिश को बेनकाब करके जनता को यह महसूस कराया कि न्याय पर केवल कानून नहीं चलता, बल्कि जनता की जागरूकता और पारदर्शिता भी उसी का हिस्सा है। अकबर ने बीरबल को न केवल पुरस्कृत किया, बल्कि उसे सार्वजनिक रूप से यह जिम्मेदारी सौंपी कि भविष्य में कोई भी बड़ा निर्णय तब तक प्रभावी न होगा जब तक उसकी समीक्षा जनता और चुने हुए प्रतिनिधियों से न हो। यह निर्णय किसी वचन के बराबर था, एक वचन की शासक भी अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों के भले के लिए करेगा, न कि कुछ मनमाने स्वार्थों के लिए। कई सालों बाद जब लोग उस समय के बारे में बात करते तो वे कहते कि वह दौर सीखने और सुधार का था। बीरबल की चालाकी ने केवल एक साजिश को नाकाम नहीं किया, उसने एक पूरे समाज को एक नई दिशा दी। और सबसे खास बात यह थी कि बीरबल ने सिखाया कि राजनैतिक धोखाधड़ी और सामाजिक गिरावट का सामना करने के लिए हमें केवल कानूनी हथियारों की ही नहीं, बल्कि मानवता की आवाज और एकता की शक्ति की भी जरूरत होती है। आखिर में बीरबल ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, साजिशों को रोकने का सबसे बड़ा रास्ता यह है कि हम अपने लोगों के साथ मिलकर नियम बनाएं, जिन पर सबका विश्वास हो। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुमने न केवल साजिश को खोला बीरबल, बल्कि हमारे सामने वह आईना भी रखा जिससे हम खुद को देख सके। और दरबार ने ठहाका लगाया, पर इस ठहाके के पीछे अब गर्व भी था और कुछ जिम्मेदारी भी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, वह बस एक मुकाम पर पहुंची जहां से नए सफर की शुरुआत हुई। शहर में जब भी कोई बड़ा फैसला होता, लोग अपने कागज और दस्तावेज साथ रखते। वे जानते थे कि अब छिपी साजिशें आसानी से नहीं पनप सकती। बीरबल की बुद्धि और अकबर की राजसी इरादे ने मिलकर एक ऐसा समाज रचा जहां सत्ता का प्रयोग जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि कुछ चुने हुए स्वार्थों के लिए। और इसी सीख के साथ लोग आगे बढ़े, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी पारदर्शिता और बहुत सारी जिज्ञासा के साथ, ताकि कोई भी छुपी साजिश दोबारा जन्म न सके। अकबर के सबसे डरावने सपने बीरबल ने कैसे सुलझाए? अकबर का महल हमेशा किसी जीवंत पुस्तक की तरह रहता था, पन्नों में कहानी, किनारों पर दाग धब्बे और बीच बीच में उतनी ही चमक जितनी रातों में चांद की। पर कुछ दिनों से उस पुस्तक के पन्नों पर एक अजीब सा स्याह पन्ना चिपक गया था। जहां पनाह अकबर, जो सामान्यतः बड़े ही सामंजस्य और धैर्य के साथ राजकाज संभालते थे, रातों को बुरी तरह से बेचैन रहने लगे थे। वे सुबह उठते तो चेहरा उदास दिखता, आंखों में घड़ी सी घुमावदार परछाई होती और दरबार में बैठे बैठे अचानक चुप्पी छा जाती। लोग कहते थे कि राजा को अब न कोई गीत भा रहा है, न कोई दार की गंध और न ही चर्चा की वह ठहाका जो पहले उनके शब्दों में झलकता था। एक रात अकबर ने एक ऐसा सपना देखा कि सुनते ही दरबार के सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सपना इतना असहज, इतना भयावह कि वे जागते ही बीरबल को बुलाने का आदेश दे बैठे। सपना यह था, अकबर स्वयं को एक सूने महल में देखते हैं, जहां दीवारें टूटी फूटी, पर्दे फट चुके और खिड़कियां कहीं गायब हैं। घोड़े नहीं, सैनिक नहीं, महल के गलियारे में केवल सन्नाटा और कुछ भूले भटके हुए नक्शे पड़े हैं। वे आगे बढ़ते हैं तो देखता है कि जनता कहीं नहीं है, बाजार खाली, बच्चे नहीं, और उन जगहों पर जहां कभी हंसी गूंजी करती थी, वहां केवल पंख वाले साए चलते हैं। सबसे भयानक दृश्यों में एक था, अकबर को अपने हाथों से ताज गिरता हुआ दिखता है और गिरता हुआ ताज जमीन पर टूटकर धूल बन जाता है। फिर सपना और डरावना होता गया, ताज से निकलती रोशनी अचानक बुझ जाती और महल की दीवारों पर छपी तस्वीरों के चेहरे बदल जाते। वे हंसते दिखते हैं, पर उनके हंसने में भय था। अंत में एक आवाज आती है, धीमी पर स्पष्ट, जब राजा खुद नहीं जागेगा तब शासन भी स्वप्न में खो जाएगा। अकबर जागे तो उनकी सांस कठोर थी। वे वहीं बैठे रहे, चुप्पी से, और दरबार में बुलावा भेजा गया, विशेष रूप से बीरबल को।
बीरबल आए, उनकी आंखों में वही सहज मुस्कान थी, पर वे जानते थे कि किसी राजा के सपने का हल केवल बुद्धि से नहीं, दिल से भी किया जाता है। अकबर ने सीधे प्रश्न किया, बीरबल, आज रात मैंने जो सपना देखा, क्या वह संकेत है? क्या कोई साजिश है या महल में कोई काला जादू काम कर रहा है? बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, जहांपनाह, सपने अक्सर हमारे अंदर की बातें कहते हैं, पर उनकी भाषा अस्पष्ट होती है। मैं केवल इतना कहूंगा कि किसी भय को दूर करने के लिए सचमुच की जांच और समझ दोनों जरूरी हैं। अकबर ने कहा, तो जांच करो बीरबल, और जल्दी। बीरबल ने पहले तो चुपके से दरबार के लोगों और कर्मचारियों से बातें करनी शुरू की। रात को कौन कौन जागता है, कौन कौन कुछ छिपाता है, किन किन कमरों से अजीब आवाजें आती हैं। पर उसने केवल साजिश के सुर को नहीं पकड़ा, उसके कानों ने कुछ और सुना। उन लोगों की फुसफुसाहट में एक अलग भय था। राजा बेचैन है तो शासन कैसे आगे चलेगा? लोगों की सूनी आंखों में यही प्रश्न था। बीरबल ने समझा कि केवल महल की दीवारों में दरारें नहीं हैं, लोगों के मनों में भी दरारें पड़ चुकी हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कई उम्दा स्थान जहां राजा को जनता का विश्वास मिलता था, बाजार, स्कूल, जमींदारों के साथ बैठकों की जगहें, वे सब कुछ दिनों से सुनसान पड़े हैं। बीरबल को लगा कि सपना केवल एक संकेत है, उसका असली मकसद उस एक बात को जगाना है जो राजकाज की नींव है, जनता का भरोसा और राजा का विश्वास। बीरबल ने अकबर को यह सब रोम रोम में बताने की बजाय एक नाटकीय पर सूक्ष्म तरीका चुना। वह जानते थे कि यदि सीधे कहेंगे कि यह सब तुम्हारे भीतर का भय है, तो अकबर कुछ कहकर टाल देंगे। इसलिए उन्होंने एक प्रश्न किया, जहांपनाह, क्या आपने कभी सोचा है कि सपने का तात्पर्य केवल भविष्य की चेतावनी से ज्यादा मेलजोल और जिम्मेदारियों का परख भी हो सकता है? अकबर ने कहा, बोलो बीरबल, परंतु जल्दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं कुछ दिनों के लिए सुन सा करेगा, एक परीक्षा रखूं? अकबर ने भरोसा करते हुए मंजूरी दे दी। बीरबल ने पहले तो महल के चारों ओर छोटी छोटी घटनाएं व्यवस्थित कीं। बाजार में शोहरती मेले का आयोजन, जहां बच्चों के लिए पहिया और खिलौने रखे गए, किसानों को मुफ्त दीनार बांटे गए, और दरबार में कुछ ऐसे नाट्य प्रदर्शन कराए गए जो सीधे जनता के जीवन से जुड़े सवालों को हल्के अंदाज में छूते थे। पर असली काम बीरबल ने रात में किया। उन्होंने रसोई, गार्ड रूम, टॉर्च होल्डर्स के कक्ष और छोटे सेवकों के कमरों में कुछ संकेत छोड़े, एक पुरानी तस्वीर यहाँ, एक बांध वहाँ, सब छोटे छोटे ऐसे प्रतीक जो बताएं कि राजा और प्रजा के बीच संपर्क कम हुआ है। बीरबल की चालाकी यह थी कि वे प्रकृति से मदद लेना चाहते थे, यह दिखाने के लिए कि कोई भी शासन केवल राजसी इमारत से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से भी जीवित रहता है। चतुराई और संवेदनशीलता की आलोचनाएं भी हुईं और प्रशंसा भी, पर असल बात यह थी कि उसने साजिश को बेनकाब करके जनता को यह महसूस कराया कि न्याय पर केवल कानून नहीं चलता, बल्कि जनता की जागरूकता और पारदर्शिता भी उसी का हिस्सा है। अकबर ने बीरबल को न केवल पुरस्कृत किया, बल्कि उसे सार्वजनिक रूप से यह जिम्मेदारी सौंपी कि भविष्य में कोई भी बड़ा निर्णय तब तक प्रभावी न होगा जब तक उसकी समीक्षा जनता और चुने हुए प्रतिनिधियों से न हो। यह निर्णय किसी वचन के बराबर था, एक वचन की शासक भी अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों के भले के लिए करेगा, न कि कुछ मनमाने स्वार्थों के लिए। कई सालों बाद जब लोग उस समय के बारे में बात करते, तो वे कहते कि वह दौर सीखने और सुधार का था। बीरबल की चालाकी ने केवल एक साजिश को नाकाम नहीं किया, उसने एक पूरे समाज को एक नई दिशा दी। और सबसे खास बात यह थी कि बीरबल ने सिखाया कि राजनैतिक धोखाधड़ी और सामाजिक गिरावट का सामना करने के लिए हमें केवल कानूनी हथियारों की ही नहीं, बल्कि मानवता की आवाज और एकता की शक्ति की भी जरूरत होती है। आखिर में बीरबल ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, साजिशों को रोकने का सबसे बड़ा रास्ता यह है कि हम अपने लोगों के साथ मिलकर नियम बनाएं, जिन पर सबका विश्वास हो। अकबर ने सिर हिलाया और कहा,
तुमने न केवल साजिश को खोला बीरबल, बल्कि हमारे सामने वह आईना भी रखा जिससे हम खुद को देख सके। और दरबार ने ठहाका लगाया, पर इस ठहाके के पीछे अब गर्व भी था और कुछ जिम्मेदारी भी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, वह बस एक मुकाम पर पहुंची जहां से नए सफर की शुरुआत हुई। शहर में जब भी कोई बड़ा फैसला होता, लोग अपने कागज और दस्तावेज साथ रखते। वे जानते थे कि अब छिपी साजिशें आसानी से नहीं पनप सकती। बीरबल की बुद्धि और अकबर की राजसी इरादे ने मिलकर एक ऐसा समाज रचा जहां सत्ता का प्रयोग जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि कुछ चुने हुए स्वार्थों के लिए। और इसी सीख के साथ लोग आगे बढ़े, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी पारदर्शिता और बहुत सारी जिज्ञासा के साथ, ताकि कोई भी छुपी साजिश दोबारा जन्म न सके। अकबर के सबसे डरावने सपने बीरबल ने कैसे सुलझाए? अकबर का महल हमेशा किसी जीवंत पुस्तक की तरह रहता था। पन्नों में कहानी, किनारों पर दाग धब्बे और बीच बीच में उतनी ही चमक जितनी रातों में चांद की। पर कुछ दिनों से उस पुस्तक के पन्नों पर एक अजीब सा स्याह पन्ना चिपक गया था। जहांपनाह अकबर, जो सामान्यतः बड़े ही सामंजस्य और धैर्य के साथ राजकाज संभालते थे, रातों को बुरी तरह से बेचैन रहने लगे थे। वे सुबह उठते तो चेहरा उदास दिखता, आंखों में घड़ी सी घुमावदार परछाई होती और दरबार में बैठे बैठे अचानक चुप्पी छा जाती। लोग कहते थे कि राजा को अब न कोई गीत भा रहा है, न कोई दार की गंध और न ही चर्चा की वह ठहाका जो पहले उनके शब्दों में झलकता था। एक रात अकबर ने एक ऐसा सपना देखा कि सुनते ही दरबार के सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सपना इतना असहज, इतना भयावह कि वे जागते ही बीरबल को बुलाने का आदेश दे बैठे। सपना यह था, अकबर स्वयं को एक सूने महल में देखते हैं, जहां दीवारें टूटी फूटी, पर्दे फट चुके और खिड़कियां कहीं गायब हैं। घोड़े नहीं, सैनिक नहीं, महल के गलियारे में केवल सन्नाटा और कुछ भूले भटके हुए नक्शे पड़े हैं। वे आगे बढ़ते हैं तो देखता है कि जनता कहीं नहीं है, बाजार खाली, बच्चे नहीं, और उन जगहों पर जहां कभी हंसी गूंजी करती थी, वहां केवल पंख वाले साए चलते हैं। सबसे भयानक दृश्यों में एक था, अकबर को अपने हाथों से ताज गिरता हुआ दिखता है और गिरता हुआ ताज जमीन पर टूटकर धूल बन जाता है। फिर सपना और डरावना होता गया, ताज से निकलती रोशनी अचानक बुझ जाती और महल की दीवारों पर छपी तस्वीरों के चेहरे बदल जाते। वे हंसते दिखते हैं, पर उनके हंसने में भय था। अंत में एक आवाज आती है, धीमी पर स्पष्ट, जब राजा खुद नहीं जागेगा तब शासन भी स्वप्न में खो जाएगा। अकबर जागे तो उनकी सांस कठोर थी। वे वहीं बैठे रहे, चुप्पी से, और दरबार में बुलावा भेजा गया, विशेष रूप से बीरबल को। बीरबल आए, उनकी आंखों में वही सहज मुस्कान थी, पर वे जानते थे कि किसी राजा के सपने का हल केवल बुद्धि से नहीं, दिल से भी किया जाता है। अकबर ने सीधे प्रश्न किया, बीरबल, आज रात मैंने जो सपना देखा, क्या वह संकेत है? क्या कोई साजिश है या महल में कोई काला जादू काम कर रहा है? बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, जहांपनाह, सपने अक्सर हमारे अंदर की बातें कहते हैं, पर उनकी भाषा अस्पष्ट होती है। मैं केवल इतना कहूंगा कि किसी भय को दूर करने के लिए सचमुच की जांच और समझ दोनों जरूरी हैं। अकबर ने कहा, तो जांच करो बीरबल, और जल्दी। बीरबल ने पहले तो चुपके से दरबार के लोगों और कर्मचारियों से बातें करनी शुरू की। रात को कौन कौन जागता है, कौन कौन कुछ छिपाता है, किन किन कमरों से अजीब आवाजें आती हैं। पर उसने केवल साजिश के सुर को नहीं पकड़ा, उसके कानों ने कुछ और सुना। उन लोगों की फुसफुसाहट में एक अलग भय था। राजा बेचैन है तो शासन कैसे आगे चलेगा? लोगों की सूनी आंखों में यही प्रश्न था। बीरबल ने समझा कि केवल महल की दीवारों में दरारें नहीं हैं, लोगों के मनों में भी दरारें पड़ चुकी हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कई उम्दा स्थान जहां राजा को जनता का विश्वास मिलता था, बाजार, स्कूल, जमींदारों के साथ बैठकों की जगहें, वे सब कुछ दिनों से सुनसान पड़े हैं।
बीरबल को लगा कि सपना केवल एक संकेत है, उसका असली मकसद उस एक बात को जगाना है जो राजकाज की नींव है, जनता का भरोसा और राजा का विश्वास। बीरबल ने अकबर को यह सब रोम रोम में बताने की बजाय एक नाटकीय पर सूक्ष्म तरीका चुना। वह जानते थे कि यदि सीधे कहेंगे कि यह सब तुम्हारे भीतर का भय है, तो अकबर कुछ कहकर टाल देंगे। इसलिए उन्होंने एक प्रश्न किया, जहांपनाह, क्या आपने कभी सोचा है कि सपने का तात्पर्य केवल भविष्य की चेतावनी से ज्यादा मेलजोल और जिम्मेदारियों का परख भी हो सकता है? अकबर ने कहा, बोलो बीरबल। परंतु जल्दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं कुछ दिनों के लिए सुन सा करेगा, एक परीक्षा रखूं। अकबर ने भरोसा करते हुए मंजूरी दे दी। बीरबल ने पहले तो महल के चारों ओर छोटी छोटी घटनाएं व्यवस्थित की। बाजार में शोहरती मेले का आयोजन, जहां बच्चों के लिए पहिया और खिलौने रखे गए, किसानों को मुफ्त दीनार बांटे गए और दरबार में कुछ ऐसे नाट्य प्रदर्शन कराए गए जो सीधे जनता के जीवन से जुड़े सवालों को हल्के अंदाज में छूते थे। पर असली काम बीरबल ने रात में किया। उन्होंने रसोई, गार्ड रूम, टॉर्च होल्डर्स के कक्ष और छोटे सेवकों के कमरों में कुछ संकेत छोड़े। एक पुरानी तस्वीर यहाँ, एक बांध वहाँ, सब छोटे छोटे ऐसे प्रतीक जो बताएं कि राजा और प्रजा के बीच संपर्क कम हुआ है। बीरबल की चालाकी यह थी कि वे प्रकृति से मदद लेना चाहते थे, यह दिखाने के लिए कि कोई भी शासन केवल राजसी इमारत से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से भी जीवित रहता है। एक रात जब सपना फिर से आया, इस बार और भी कच्चा, और अकबर की नींद कमजोर हुई, बीरबल ने राजा को जगाकर कहा, जहांपनाह, आज आप थोड़ी देर बिना कोई राजकीय बोझ लिए सैर पर चलिए। अकबर आश्चर्यचकित हुए, पर उन्होंने हुक्म मान लिया। बीरबल ने उन्हें साधारण कपड़े पहनाए और राजगाड़ी नहीं, बल्कि पैदल ही बाजार की गलियों में ले गया। जनता ने अचानक राजा को सामान्य वस्त्रों में देखा और पहले तो सिहर गई, पर कुछ लोग जो पैसे या पद से दूर तंग थे, आंखों में आशा के साथ आ गए। अकबर ने देखा कि लोग उन्हें घूरते नहीं, वे बस देखते रहे, और धीरे धीरे बातचीतें शुरू हुई। एक बूढ़ा किसान आया और बोला, जहांपनाह, हमारी कुआं की दीवार ढह रही थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि कुएं की मरम्मत की जाए। एक जामभोज व्यापारी आया और बोला कि कर व्यवस्था में बदलाव की वजह से छोटे दुकानदार मुश्किल में हैं। अकबर ने नोट किया और कहा कि मजदूरी के नियम पर विचार होगा। ये छोटे छोटे संवाद राजा के दिल में जैसे किसी ठंडी हवा का झोंका भर गए। रात के उस दौरे से अकबर ने सीधे जनता की पीड़ा सुनी और कुछ भारीपन उनके कंधों से उतरता गया। बीन वाली बात यह थी कि बीरबल ने जानबूझकर उन सीनों को व्यवस्थित किया ताकि अकबर खुद महसूस करें कि उनकी उपस्थिति का अर्थ सिर्फ ताज नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। जब वे महल लौटे तो अकबर के चेहरे पर एक अलग किस्म की शांति थी, पर सपना अभी भी कहीं न कहीं खिंचा हुआ था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सपने रात की व्याख्या हैं, उनमें छुपे भय कभी कभी हमारी अनदेखी हुई जिम्मेदारियों की आवाज होते हैं। अकबर ने कहा, ठीक है, तो इसे और पुख्ता करो। फिर बीरबल ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने महल में एक सार्वजनिक मंच का आयोजन किया, जहां कोई भी व्यक्ति आकर राजा से सीधा सवाल कर सकता था। यह विचार कुछ दरबारियों को ठेस पहुंचाने वाला लगा। उन्हें लगा कि लोग अनावश्यक प्रश्न करेंगे और राजा की गरिमा पहलों पर चोट लगेगी। पर बीरबल ने कहा, गरिमा वही है जो निस्वार्थ विश्वास से आती है, और यह मंच उसी विश्वास की परीक्षा है। अकबर ने इस प्रयोग की अनुमति दी। मंच की घोषणा की गई और संदेश हर कोने तक पहुंचा। पहले दिन बहुत कम लोग आए, पर अगले दिनों लोग आने लगे। वे अपने छोटे छोटे दुहक, शिकायतें और सुझाव लाते। किसी ने कहा कि नलकूप ठीक नहीं, किसी ने कहा कि स्कूल के मास्टर बच्चे नहीं पढ़ाते, कोई माँ बोली कि बाजार के कुछ अफवाहों से उसके बेटे की नौकरी गई। अकबर हर शिकायत पर खुद सुनते और तत्काल निर्देश देते। यह देखकर जनता को भरोसा हुआ कि राजा उनकी सुनता है।
धीरे धीरे महल में फिर से जीवन आया। लोग महल के आगे खड़े होकर अपने कामों की सुध लेते और यह दृश्य राजा के सपनों की स्याही को धीरे धीरे घोलने लगा। पर बीरबल ने केवल सार्वजनिक मंच और रात्रि भ्रमणों से संतोष नहीं किया। वे जानते थे कि सपना केवल राजनीति का मामला नहीं, वह अक्सर निजी भय जैसे उम्र, असफलता और खोने का डर भी दिखाता है। उन्होंने अकबर के पुरखों की एक पुरानी पुस्तक निकाली और उसमें छिपे कुछ संदेशों को राजा के सामने रखा। उन संदेशों में कई बार लिखा था कि कैसे एक राजा को अपनी ताजधारी का दुख भी सहना पड़ा, कैसे वे भी मानवीय थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह नहीं भूलना चाहिए कि राजा का सबसे बड़ा सहारा उसकी मानवता है और यही आपका असली ताज है। अकबर ने यह बात गंभीरता से ली। वे अब अपने भीतर झांकने लगे, अपने डर, अपनी कमजोरी और उन दिनों की यादों को गले लगाने लगे जब वे अकेले अपने निर्णयों के बोझ तले दब जाते थे। फिर एक और घटना ने माहौल बदल दिया। महल के भीतर एक छोटा सा झगड़ा हुआ जिसमें कुछ वरिष्ठ दरबारी भी शामिल थे। वे आपस में ऊंची आवाजें कर रहे थे और किसी पुराने मामले को लेकर तीखे हो गए। अकबर, जो अब मंच के कारण थोड़े संवेदनशील हो चुके थे, बैठकर सोचने लगे कि क्या वे कुछ निर्णय में गलत थे। उस रात सपना फिर आया, पर इस बार अधिक स्पष्ट और तीव्र। वे फिर उसी सूने महल में थे, पर वहां अब दीवारों पर उनके अपने चेहरे की झलक थी, पर चेहरे अब न तो रजाई से ढके थे और न ही सम्मान से। वे थके हुए, भयभीत। ताज गिरा और टूट गया, पर इस बार ताज की जगह पर एक खाली मुकाम दिखा, एक स्थान जहां राजा का भरोसा बैठता था, और वह खाली था। यही दृश्य अकबर को भीतर से झकझोर गया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, अब तो मुझे खुद पर शक होने लगा है। क्या मैं असल में अपने कर्तव्यों में लापरवाह हो रहा हूं? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यह समय इंट्रोस्पेक्शन का है, पर इंट्रोस्पेक्शन अकेले काफी नहीं, हमें कार्रवाई भी दिखानी होगी। बीरबल ने अगले दिन एक और चाल चली। उन्होंने महल में एक छोटा नाटक आयोजित किया। नाटक में अलग अलग पात्र राजा के समकक्ष थे। एक मार्केट सज्जन जो जनता के हाल जानता था, एक शिक्षक जो पढ़ाई को महत्व देता, एक किसान जो खेत से लौटता और एक बूढ़ा जो अतीत की कहानियां सुनाता। नाटक का उद्देश्य राजा को यह दिखाना था कि शासन किस तरह से रोजमर्रा की छोटी बातों से बना होता है। अचंभा यह हुआ कि नाटक देखते हुए अकबर की आंखों में एक अजब सा चमक आ गई। वे नाटक के हर हिस्से में अपनी झलक देखते और हर बार उनका साहस बढ़ता। नाटक के बाद जनता ने भी खुलकर शब्द कहे, कुछ ने सराहना की, कुछ ने सुझाव। अकबर ने एक एक सुझाव स्वीकार किया और तत्काल आदेश दिए। यह छोटे कदमों का प्रभाव धीरे धीरे सपने की भयावहता को कम करने लगा। पर सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब बीरबल ने महल के पुराने रिकॉर्ड्स खोलकर जनता के सामने रखा। वे रिकॉर्ड्स जिनमें कभी राजा और जनता की बैठकों के निर्णय, जमीनों के रजिस्टर और स्कूलों के खर्च के कागज थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें उन बातों का हिसाब रखना होगा जो हमने भूल दी हैं, पर साथ ही भूलने की वजह भी समझनी होगी। अकबर ने खुद बैठकर उन कागजों का समूहन किया और पाया कि कुछ निर्णय जो वर्षों पहले उचित लगे थे, अब बदलते समय में अनुपयुक्त दिखते थे। कुछ नियम कठोर थे, कुछ प्रक्रियाएं धीमी थीं, और कुछ अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन नहीं किया था। अकबर ने तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए। कुछ अधिकारियों को बदला गया, कुछ नीतियों में लचीलापन लाया गया, और सबसे महत्वपूर्ण, हर निर्णय को सार्वजनिक रजिस्टर में दर्ज करने का आदेश दिया गया, ताकि जनता को भी पता रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये छोटे परंतु ठोस परिवर्तन राजा के मन में एक स्थिरता लेकर आए। सपने भी अब धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। एक दिन अकबर ने बीरबल से जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, तुमने मेरी नींदें कैसे लौटाईं? क्या तुम्हें मेरी आत्मा की गहराइयों का भान था? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, मैंने केवल वही किया जो हर राजा के लिए किया।
जाना चाहिए था, मैंने आपको फिर से जनता के बीच रखा। सपने डराते हैं क्योंकि वे हमें हमारे अकेलेपन से मिलाते हैं, पर जब तुम अपने लोगों के साथ हो तब अकेलापन कम होता है और ताज की गरिमा फिर लौट आती है। अकबर ने कहा, पर क्या अब मुझे डर नहीं आएगा? बीरबल ने उत्तर दिया, डर रहेगा, पर अब वह प्रेरणा बनेगा, न कि भय। समय के साथ महल में पुनः जीवन लौटा, बाजारों में हंसी गूंजी, बच्चों की चीख चीख सुनाई दी और दीवारों पर तस्वीरें फिर से हंसी से भरी दिखने लगीं। अकबर के सपने भी बदल गए। वे अब सपने देखते जिनमें राजा और प्रजा साथ में खड़े होते, खेतों में लहराते गेहूं दिखते और महल की सीढ़ियों पर बच्चे खेलते। वे अब अपने ताज को गिरते नहीं देखते, बल्कि ताज की रोशनी में वे अपने लोगों की परछाइयां देखते जो सम्मान और विश्वास से भरी थीं। बीरबल की बुद्धि ने सत्य यह सिद्ध किया कि भय का सामना केवल भौतिक उपायों से नहीं, बल्कि सामंजस्य, पारदर्शिता और संवेदना से किया जा सकता है। कई वर्षों बाद जब लोग उस घटना का स्मरण करते, वे कहते कि बीरबल ने अकबर के सपनों को जड़ से मिटा दिया था, पर सच यह था कि बीरबल ने सिर्फ सपने नहीं बदले, उसने राजा की जागृति का मार्ग बदल दिया। उसने सिखाया कि शासन का ताज केवल भव्यता नहीं होता, वह एक जिम्मेदारी है जिसे हर दिन जनता के साथ बांटना पड़ता है। और अकबर ने भी सीखा कि राजा की सबसे बड़ी ताकत उसका भय नहीं, बल्कि उसका साहस है, साहस अपने लोगों का ध्यान रखने का और साहस अपनी गलतियों को स्वीकार करने का। कहानी का आखिरी दृश्य कुछ ऐसा था। एक सुबह जब महल की छतों पर हल्की धूप पड़ी थी और बाजार में चहल पहल थी, अकबर ने बीरबल को बुलाया। वे दोनों छत पर खड़े थे और अकबर ने धीमे से कहा, बीरबल, मैंने कल रात सपने में फिर वही पुरानी तस्वीर देखी थी, पर इस बार वह सिर्फ एक याद थी, डर नहीं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यादें हमारी किताबें हैं, कुछ पन्ने तन गया करते हैं पर वे हमें सिखाते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुमने न केवल मेरे सपनों को सुलझाया, बल्कि मुझे खुद से भी मिलवाया। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, असली काम तो जनता ने किया। उन्होंने अपने राजा को बताया कि उसे किस चीज का डर है और उसे कैसे मात देनी है। और इस तरह अकबर के सबसे डरावने सपने की गूंज महल की दीवारों से उतरकर बाजार की गलियों तक फैल गई और जहां पनाह ने फिर सीखा कि राजा का ताज चमकता तब है जब उसके नीचे लोग सुरक्षित हों। बीरबल की सूझबूझ ने यह भी दिखाया कि कभी कभी सबसे बड़े भय का हल सबसे सरल कार्यों में छिपा होता है, एक मिलन, एक बातचीत और एक छोटा सा कदम जनता की ओर। तभी असली शासन का सपना सच होता है, जब राजा और प्रजा दोनों एक ही राग की तान पर चलते हैं और बीरबल की तरह चतुर सलाहकार उनके बीच पुल बना